फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी नाम नहीं लिया जा सकता, उनसे कल IMF की वफ्द की मुलाकात हुई है और अब आगे की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, IMF का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उस पर PTI की तरफ से भी एक तसल्ली दे दी गई है, गारंटी दे दी गई है कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, हुकूमत बिल्कुल ये करे। आप इस सारी सूरत हाल को अब कैसे डेवलप होता देख रहे हैं? अगरचे हम उस शख्स का नाम नहीं ले सकते जो साबिक वज़ीर आज़म था, जो आज की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नाम ना लिए जाने के बावजूद भी इंतहाई रेलिवेंट हैं, तोशा खाना केस को आप आगे किस तरह अनफोल्ड होता देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 1 साल 13-14 महीनों में आप पाकिस्तान के आइन से लेकर बुनियादी इंसानी हुकूक तक और पाकिस्तान की मईशत से लेकर सोशल फैब्रिक तक हर चीज़ हमने तबाह बर्बाद कर दी है। आज से आप 13 महीने 14 महीने पहले चले जाएं तो आपकी GDP 6.1% थी। आपका एक चलते हुए मुल्क के निज़ाम को जिस तरह रजीम चेंज किया गया और उसके नतीजे में उसका जो फॉल आउट हुआ वो आज सबके सामने है। मैं पहला शख्स था जो रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर मैंने यहाँ कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से, और यहाँ हमने वो रखा था कि इसके फॉल आउट क्या होने जा रहे हैं, सिक्योरिटी पे क्या होंगे, वो आपके सामने हैं। जो उस वक्त की सिचुएशन थी या जो आज जो आपकी दहशतगर्दी है और जो सरकमस्टांसेस हैं वो आपने देख लिए हैं। इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा आज आपने देख लिए हैं कि किधर 176 रुपये डॉलर का रेट होता था और आज आपको 300 रुपये में नहीं मिलता। और यही इसहाक डार साहब पिछले साल आए और धमकियां देते हुए कि IMF को मैं आपसे बेहतर जानता हूं, और पूरा साल उनके इस कंडक्ट की वजह से उनको कुछ नहीं मिला और जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। आज बुनियादी हुकूक आपके मुअत्तल हो चुके हैं, आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल है। आइन के मुताबिक 90 डेज़ में पंजाब और KP में इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए और जो 2 गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैठी हुई हैं। बिल्कुल बुनियादी हुकूक की ये आलम है कि चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ आपका पामाल हो चुका है। जिसके घर में घुसना चाहती है पुलिस घुस जाती है, जिसको उठाना चाहती है उठा जाती है। 8वीं मरतबा मिनिस्टर साबिक मिनिस्टर्स जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। 7 मरतबा अदालतों ने ज़मानतें दी, 8वीं मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। अली मोहम्मद को 7वीं मरतबा गिरफ्तार किया, 6 दफ़ा अदालत ने ज़मानत दी। शीरी मज़ारी को 5वीं दफ़ा ज़मानत मिली जब तक उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यहाँ एक मेरे यार रह गया है, पाकिस्तान का वाहिद पॉपुलर लीडर जो वाहिद अपोजिशन पार्टी है वो PTI और उसके चेयरमैन जो फेडरेशन की अलामत हैं उसको आपने दीवार के साथ लगाने के लिए पूरे मुल्क को आपने दाव पे लगा दिया। आज वो 180 पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के मुकदमात जो कि गलत हैं, सारे बदनीयती पे मबनी हैं, 180 मुकदमात में वो पेश भी हो रहा है और अपने प्रोसीडिंग्स में शामिल भी हो रहा है। और जो जिसका सगा भाई गारंटियर था 50 रुपए का बयान हल्फी स्टैम्प पेपर दे के वो चले गए, वो जनाब दुबई में बैठ सकते हैं। बदकिस्मती है, पूरे दुनिया में घूम सकते हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं आ सकते, पाकिस्तान आ सकते। और हाँ, डॉक्टर ऐसे हैं कि वो कहते हैं बस पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं करना। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के सरवों का फैसला आप जाकर मुल्क से बाहर दुबई में या जाकर के बाहर करते हैं, ये इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्क की क्या हो सकती है? हमारे लोग ये नहीं देख रहे हैं? क्या लोग ये समझते हैं कि हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, हमारे मुख्तदर ताकतवर तबके और हमारे ये जो विरासत में समझते हैं कि हमें ये सियासत मिल जाएगी और ये विरासती पार्टियां 40 साल से हुक्मरान जो बने और उनकी आप आला औलाद आकर सरों पे सवार हमारे होगी ना। अगर इस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करनी है तो हमें दुख है कि हमारे इर्द गिर्द में आप देख लें हमारे साथ के मुल्क की तरक्की किस तरह कर रहे हैं और हम कहाँ पहुँचे। मुकाबला है ही नहीं। अच्छा, अब जो आपने तोशाखाना वाली बात की, ये तोशाखाना के जो जज साहब नीचे जिन्होंने फैसला किया, सबसे पहले जो शख्स फैसला करता है, एक जज जब उसका केस का फैसला सेटिसाइड हो जाता है तो उस जज को दोबारा नहीं भेजा जाता। लेकिन उस जज साहब के खिलाफ, हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ ऑलरेडी एप्लीकेशन के वो बायस भी हैं। उन्होंने जब ये 2 दिन रिमांड पे थे, अपनी अदालत लेकर के उनके उस रिमांड वाली जगह पे चले गए, जनाब मैंने केस चलाना है, वहां चले गए। वहां जाकर केस चलाने के लिए उन्होंने साइन भी नहीं किए, उनको कोई रिकॉर्ड भी नहीं दिया, उनको कहा जी आप साइन करते हैं या नहीं करते हैं, हम फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। ये इतनी इस लेवल की उनकी बायसनेस है और बजाय पर्सनल है। अब उस बायसनेस को
کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اپلیکیشن پینڈنگ ہے کہ یہ کیس نہ سنے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی اس پہ نوٹس کیا ہوا ہے اور انہوں نے 3 دن میں فیصلہ کر کے وہ مارا، اور کیس وکیل کو سننے بھی نہیں دیا، اور اس آرڈر کے خلاف بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ ریمانڈ کر دیا، حالانکہ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے خلاف میٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جب کوئی میٹر سب جوڈس ہو بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان تو لوور کورٹس اپنے ہاتھ کھڑا کر دیتی ہیں until the decision is made by the superior court, by the Supreme Court۔ تو انہوں نے جو کہ ان کے بقول کہ وکیل صاحب بھی نہیں آئے، وہ آج نہیں آ سکے، لیکن خواجہ حارث صاحب تشریف نہیں لائے، اور درخواست دی گئی تھی کہ اس کو منڈے تک ٹائم دیا جائے، لیکن نہیں، انہوں نے آج بغیر سنے وہ فیصلہ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا اگر ہمارا دوہرا معیار نظام انصاف کا ہوگا تو ہم پھر یہ توقع رکھیں کہ یہ ہمارے ملک کی عزت ہوگی، ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا تحفظ ہوگا، اور اس طرح ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی اس بے یقینی کی کیفیت کو جو ہمارے ملک میں ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہم کوئی اچھے راستے میں ہم چل رہے ہیں۔ اچھا، میں قمر چیمہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ذرا پنسوٹا صاحب آپ سے بھی آپ کا لیگل اوپینین لے لوں۔ اب یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، پہلے انہوں نے 3 دن قبل یہ فیصلہ سنایا، عدالت میں ان کے وربل ریمارکس یہ تھے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ آپ کی قبول کر لی گئی۔ جی میں خود موجود تھا، میں آپ کو واضح کر دوں، میں موجود تھا وہاں، انہوں نے آ کر کے ریویژن پٹیشن واز ایکسیپٹڈ، الاؤڈ۔ جب انہوں نے الاؤ کر دیا، پارٹلی الاؤ نہیں کیا، انہوں نے کہا الاؤڈ، میننگ دیئر بائی کہ جو آپ یہ کہتے تھے کہ جی وہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور پورے میڈیا میں رپورٹ ہوا۔ لیکن جب شام کو آرڈر ملا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو صرف اس کو ریمانڈ کر دیا ہے، تو یہ بھی قابل افسوس ہے۔ بالکل۔ اچھا، اناؤنسمنٹ کچھ اور ہوئی اور فیصلہ کچھ اور آیا۔ اب یہ کتنی 2 کانٹراڈکٹری باتیں ہیں کہ وربل اناؤنسمنٹ انہوں نے یہ کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شعیب شاہین صاحب، وہاں پہ اسی طرح سے ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے وربلی یہ کہا کہ اس کو ہم الاؤ کر رہے ہیں ریویژن کی جو آپ کی پٹیشن ہے، اور اس کے بعد جو ریٹن فیصلہ آیا اور پھر وہ میڈیا پر کچھ خبریں بھی چلوائی گئیں، ان کے سیکریٹری سے بھی کچھ لوگوں نے مبینہ طور پہ کہا کہ فیصلہ کچھ اور آ رہا ہے، اور پھر کہا کہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اسی سے پھر آگے ریلیٹڈ ایک سوال ہے لیکن وہ بعد میں آپ سے کرتی ہوں، پہلے اس کا ذرا بتائیں کہ کیا آپ کو ہوتا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، توشہ خانہ کیس کی آف کورس وائریز جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں بڑے اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں خان صاحب کے پاس، اور آئی تھنک لیگل ٹیم کا، کیونکہ میں آف کورس آئی واز ناٹ ان کورٹ دیٹ ڈے، اور شعیب صاحب موجود تھے، انہوں نے جس طرح بات کی ہے آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو واٹ ہی از سیئنگ از رائٹ۔ اس میں جج صاحب کے پاس آف کورس ہمارا جو قانونی پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ جو جی چونکہ وہ کہا ہے، اور اگر انہوں نے اور ایسی سچویشن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ریمانڈ۔ اچھا پنسوٹا صاحب، تھوڑا سا آپ کا تھوڑا سا وہ اسٹاک ہو رہی ہے، میں چیمہ صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں۔ یہ پنسوٹا صاحب کا ذرا کنیکشن پروڈیوسر صاحب دیکھیے۔ چیمہ صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، آپ سے اس کے ساتھ ایک سیاسی سوال بھی دیتے ہیں کہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ آگے کوئی شاید ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بھی آ جائے الیکشن سے پہلے، اور غالباً الیکشن جو ہیں وہ جس طرح نون لیگ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ذرا مارچ اپریل تک نہ ہونے دیے جائیں، آپ کی کیا خبر ہے الیکشن کے حوالے سے؟ کیا نومبر میں الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو حکومتی منسٹرز کی باتیں ہیں وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے، اور حکومت جو ہے اس کا ٹینیور اگلے مہینے ختم ہو رہا ہے، تو یہ اسمبلی تو جا رہی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرے گا جو کرے گا، جس طرح پچھلے ہم نے صوبائی حکومتوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہیں انہوں نے، اور الیکشن کمیشن نے جس طرح کا ایک مکمکہ کیا، وہ تو ہو سکتا ہے کوئی مہینہ 2-3 الیکشن آگے پیچھے کرے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو حکومت ہے یہ کسی قسم کا کوئی پریشر ایکشن لے سکتی ہے، کیونکہ ان کی انٹرنیشنل حکومتوں سے ڈیلنگز ہیں، انٹرنیشنل گورنمنٹ سے یہ ملتے ہیں، تو یہ ایز اے پولیٹیکل پارٹیز یہ کچھ اس طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز موجود ہیں ہمارے سامنے، ہم نے دیکھا کس طرح کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے، اس کی پاسبلٹیز موجود ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہوا بھی تو کوئی مہینہ 2 ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت بڑا مسئلہ تو عمران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب ہیں، ان کو کیسے مینج کیا جائے گا، ان کو کیا کرنا ہے، وہ کیا جیل میں جائیں گے، کیا پکڑے جائیں گے، ان کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے۔ کل جو
जो रैली हुई है कुरान पाक के हवाले से, उसमें लीडरशिप तो कोई नहीं थी, अवाम ही झंडे लेके खड़ी हुई थी। तो पता ये चलता है कि इस वक्त पार्टी लीडरशिप गायब है लेकिन पार्टी मौजूद है। तो ये भी एक पाकिस्तान की तारीख की डिफरेंट सिचुएशन होगी कि जहां पे वर्कर खड़े हुए हैं और लीडरशिप गायब हो गई है। तो ये वर्कर, सपोर्टर, वोटर किस हद तक खड़े रहते हैं, ये जो है वो शहरों में, गांव में, देहातों में किस हद तक जाके वोट डालते हैं बगैर लीडरशिप के, ये एक नया अवाम का इम्तिहान है। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि बड़ी तादाद में लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि वोट इंटैक्ट है, अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये इस चीज को डिटर्मिन करना आगे कि पार्टी कहाँ खड़ी है, ये तो शायद वोटिंग भी पता चलेगा। लेकिन जो चेयरमैन साहब हैं पार्टी के, वो भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जारी बात है फिर एक सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि बयानियां बनाने वाला तो कोई भी नहीं है। अच्छा, आपने बिल्कुल कमर चीमा साहब, आपने कहा कि इमरान खान, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, ये अब एक मसला है हुकूमत के लिए कि उनको किसी तरह से रोकना है। ये रोकना क्यों ज़रूरी है? मतलब क्या शिकस्त का खौफ है इन्हें, ये वजह है कि वोट नहीं पड़ेगा और उनको पड़ जाएगा सारा वोट, या फिर कोई क्या है, कोई इनसिक्योरिटी, मुकाबला तो ना हुआ? फिर ये कैसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? जी, दो चीजें हैं इसमें। मैं कहूँगा इसमें रोकना भी जरूरी है क्योंकि वो उनकी पॉपुलैरिटी है, और इसलिए भी रोकना जरूरी है क्योंकि इन्हीं चेयरमैन साहब ने पिछली एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब को रोका था। सो वो जो बैलेंसिंग एक्ट की बातें हो रही हैं, क्योंकि इनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट 2018 में दिया गया था, उस वक्त के वजीर आजम को जेल भेजा गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनकी बेटी को जेल भेजा गया था, तो वो भी गलत था। और अगर इनके साथ होगा सियासी विक्टिमाइजेशन तो हम समझते हैं वो भी गलत है। लेकिन क्योंकि इन्होंने ये सारे फायदे उठाए हुए हैं उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, तो इनके साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए हालात ऐसे बना दिए। मेरा नहीं ख्याल इनके साथ ऐसा सब कुछ होता अगर ये अपने पांव पे कुल्हाड़ियां खुद ना मारते, तय डरते। तो इनके साथ जो हो रहा है ये अपना ही बोया हुआ काट रहे हैं। और इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो तब था अगर 2018 में ये एक खुद इंडिपेंडेंट आते, किसी के सहारे से ना आते, किसी की छांव छतर के बगैर आते। आज तक कोई हुकूमत ऐसी आई ही नहीं ना जो क्लेम कर सके कि हमें बिल्कुल भी कोई सिस्टम ने सपोर्ट ही नहीं किया। ये तो एक फैक्ट है कि कोई भी जो भी हुकूमत आती है वो तो किसी अब मतलब। और दूसरा, मैं तो खैर हर एक की अपनी अपनी राय होती है, मेरा तो इसमें ये भी एक ज़ाती राय है, आपकी भी, आप दोनों की राय लेती हूँ कि बाकी सारी चीज़ें अपनी तरफ एक तरफ। आपको नहीं लगता कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, पीटीआई चेयरमैन को उनके साथ दाएं बाएं मौजूद कुछ लोगों ने कुछ इस तरह के मशवरे दिए, कुछ इस तरह की पिक्चर पोर्ट्रे की और इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट से दूरी करवाई, जिसको ज़ाहिर है उनके मुखालिफिन ने भी उसका फ़ायदा उठाया, और कुछ ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने टॉप लीडरशिप को ज़ाहिर है कि कोई इस तरह की बातचीत की हो। आपको नहीं लगता कि दोनों साइड्स को थोड़ा सा बैक ऑफ करके मुल्क के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है? अगर मेरिट पर इमरान खान साहब को सज़ा देनी बनती है 100 दफ़ा दें, लेकिन ये जो बैलेंसिंग एक्ट की बात होती है ये किसी के साथ भी हो गलत है, लेकिन कभी ना कभी तो विल हैव टू पुट एन एंड टू इट। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखो, लार्जली ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल क्लास के डिसाइड करने का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साबिक वजीर आजम साहब जो है चेयरमैन पीटीआई, वो किसी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करते। तो जब वो बैठेंगे नहीं तो बात कैसी होगी? ये पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत है, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना पड़ता है, और मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई गैर जमहूरी रवैया है। बाकी उनको जो मशवरे दिए गए, मैं नहीं समझता कि उनके जो मशवरे हैं किसी ने दिए, उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने उन मशवरों पे क्यों अमल किया? पार्टी के लीडर हैं, वो मुल्क के लीडर हैं, उनके पीछे करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया में एक बयानिया बनाया। मैं समझता हूं कि ये वो कमजोरी है जिसकी वजह से उनको सजा मिल रही है, और जो उन्होंने हर चीज आउटसोर्स कर दी हुई थी, जो जो उनके बारे में चेमगोइयां बातें की जाती हैं, मेरा ख्याल है कि ये सजा उनको मिल रही है और मिलेगी। और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये जो 9 मई को वाकयात हुए, ये भी समहाउ उनकी ही कमजोरियों की वजह से, और एक साल उन्होंने जो बयानिया मुल्क में बनाया, तो लोगों को पता था कि हमने अगर चेयरमैन पीटीआई पकड़े जाते हैं तो हमने किस दरवाजे पे जाना है, लोग उस दरवाजे पे चले गए। सो नुकसान उन्होंने खुद करवाया है, तो लिहाजा भुगतेंगे भी वो खुद ही, मुझे तो ऐसे लग रहा है।